हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पूछा गया था कि सेमिनल प्लाज्मा इन मेल्स इज रिच इन, ऑप्शंस वर फ्रक्टोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज एंड कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरॉन या राइबोज एंड पोटेशियम। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि सेमिनल प्लाज्मा होता क्या है। सेमिनल प्लाज्मा है सीमन का फ्लूइड कंपोनेंट, यानी सीमन बना है स्पर्म्स और उन्हें सपोर्ट करने वाले फ्लूइड यानी सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर। ये जो सेमिनल प्लाज्मा है इसे सिक्रीट करने का काम करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के accessory glands. So it is secreted by accessory reproductive glands. ये जो glands हैं ये 3 टाइप के हैं. These are seminal vesicles which are paired or 2 in number, unpaired prostate gland and paired Cowper's glands. Cowper's glands को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन को एक साथ मिलाकर के कहा गया सेमिनल प्लाज्मा। So seminal vesicles around 60 to 70% पार्ट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करने का काम करेंगे। इनसे रिलीज होने वाले फ्लूइड के कंपोनेंट्स हैं फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर जो कि स्पर्म को एनर्जी देने में मदद करती है। सेकेंड वन इज fibrinogen. Fibrin, that means a clot, right? या clot causing enzyme है। तो ये जो fibrinogen है ये है inactivated form के अंदर clot create करने वाला fibrinogen यानी इनएक्टिव क्लॉट क्रिएटिंग एंजाइम या कोएगुलेटिंग एंजाइम जो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इजैक्यूलेट हुए सीमन को कोएगुलेट करा देगा, उसका क्लॉट बना देगा ताकि स्पर्म्स को एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी मिलती रहे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये फीमेल के सर्वाइकल म्यूकस को यानी यूट्रस का जो माउथ है उसमें प्रेजेंट म्यूकस को ये लिक्विफाई करेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हॉस्पिटेबल बनाएगा फॉर स्पर्म्स ताकि स्पर्म्स वहां जाते ही मूव कर सके टुवर्ड्स द इनर पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एट द सेम टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मसल लेयर में कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे ताकि स्पर्म्स की मोटिलिटी ईजी हो सके। प्रोस्टेट जो कि एक अनपेयर्ड ग्लैंड है ये रिलीज करता है स्लाइटली एसिडिक सिक्रीशंस, वहीं पर बाकी दोनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आर एल्कलाइन इन नेचर। स्लाइटली एसिडिक होता है इसका सिक्रीशन पर ओवरऑल सेमिनल प्लाज्मा इज एल्कलाइन या बेसिक इन नेचर। प्रोस्टेट से रिलीज होने वाला जो पार्ट है दैट मेक्स अराउंड 20 to 30% ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा और इससे रिलीज हुए फ्लूइड के कंपोनेंट्स हैं सिट्रेट, एसिड फॉस्फेट, कुछ थोड़े से अमाउंट में फिब्रिनोजन जिसका फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड लास्ट वन इट इज गॉट प्रो फिब्रिनो
लाइसिन, यानी जो फिब्रिन का लाइसिस करे या उसे ब्रेक करे, यानी वो एंजाइम है जो कि जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होगा तब तक ये एंजाइम प्रो या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचते ही ये एक्टिवेट होकर के बन जाएगा फिब्रिनोलाइसिन, और जो क्लॉट क्रिएट किया था फिब्रिनोजन ने, उस क्लॉट को ये ब्रेक करेगा, यानी ये सीमन लिक्विफिकेशन कराएगा ताकि स्पर्म्स फ्री हो सके, मोटाइल हो सके और अपने पाथवे को कवर कर सके। काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड ग्लैंड है, ये रिलीज करता है अराउंड 10% पार्ट ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा। इसकी सिक्रीशन है एल्कलाइन म्यूकस। ये एल्कलाइन म्यूकस एज अ ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट काम करता है ताकि कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स ईज आउट हो सके। साथ ही साथ ये यूरिन की वजह से जो एसिडिटी क्रिएट हुई मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसे न्यूट्रलाइज करेगा और स्पर्म्स की लाइफ या इसकी वायबिलिटी, इसकी जिंदा रहने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में मदद करेंगी ये सिक्रीशंस। सो इन तीनों सिक्रीशंस को एक साथ मिला करके कहा गया सेमिनल प्लाज्मा, जो कि स्पर्म के लिए एक सपोर्टिंग फ्लूइड है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पूछा गया था कि सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, ऑप्शंस फॉर फ्रक्टोज एंड कैल्शियम दैट वी कैन सी, ये ऑप्शन में है। सो आवर आंसर इज फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। सेकेंड ऑप्शन वॉज ग्लूकोज एंड कैल्शियम, ग्लूकोज यहाँ पर है ही नहीं। डीएनए इज अ पार्ट ऑफ स्पर्म नॉट सेमिनल प्लाज्मा, and ribose and potassium are definitely not a part of seminal plasma. So answer is going to be A. Next question is, which of the following is not an important factor for initiation of पार्चुरेशन या डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में इनमें से कौन सी चीज़ पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती? ऑप्शंस वर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो या सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ज़रूरी है कि पार्चुरेशन या डिलीवरी की प्रोसेस शुरू कैसे होती है। पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होती है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से, यानी वो रिफ्लेक्स जो कि इजेक्ट कराता है एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस को, यानी चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी की प्रोसेस को शुरू कराएगा। इस रिफ्लेक्स की शुरुआत होती है फीटल स्ट्रेस की वजह से। यानी फीटल स्ट्रेस है क्या? फीटल स्ट्रेस का मतलब है कि जो फीटस है वो अब फुल्ली ग्रोन है, पूरी ग्रोथ कर चुका है। सो फुल्ली ग्रोन फीटस जो है वो क्रिएट कर देगा एक फीटल स्ट्रेस। साथ ही साथ ये स्ट्रेस यूट्रस की तरफ से भी आएगा, यानी मैटरनल स्ट्रेस होगा। तो साथ ही इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जिसे हम मैटरनल या यूटेराइन स्ट्रेस कह सकते हैं। तो फुल्ली ग्रोन फीटस को सपोर्ट करने वाला प्लेसेंटा भी इस रिफ्लेक्स की शुरुआत कराएगा। ये जो रिफ्लेक्स है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, यानी जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी पार्टिसिपेट करेगा। फुल्ली ग्रोन फीटस और प्लेसेंटा, इनसे जब स्टिमुलस आएगा तो मैटरनल ब्लड में बाय दिस टाइम इंक्रीज हो चुका होता है कॉर्टिसोल, एक ऐसा हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। ये कॉर्टिसोल प्रमोट करेगा फॉर्मेशन ऑफ DHEA यानी एंड्रोजन को। दिस DHEA इज प्रीकर्सर, यानी ये प्री फॉर्म है एस्ट्रोजन का। तो DHEA इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी की कंडीशन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो लो होता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा और एस्ट्रोजन कम होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन या एंटी अबॉर्शन हार्मोन। यहाँ पर जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट इंक्रीज हुआ तुरंत ये रेशियो रिवर्स कर जाएगा, यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो अब इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इंक्रीज करता है तुरंत एक स्टिमुलस जाता है टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। This posterior pituitary of mother starts releasing a hormone which is called oxytocin.
ऑक्सीटोसिन, तो मदर के पिट्यूटरी से रिलीज हुआ ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन इस प्रोसेस को आगे ले जाएगा। ये फीमेल यूट्रस के, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज यूट्रस, जहां पर फीटस सिचुएटेड है, उस यूट्रस की मसल लेयर या मायोमेट्रियम में ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू करा देता है। सो इट कॉजेज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस। ऑक्सीटोसिन की रिलीज से भी पहले ये जो कॉर्टिसोल है ये प्रमोट कर चुका होता है रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को फ्रॉम फीटल मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ, यानी जो प्लेसेंटा है उन दोनों को कॉर्टिसोल स्टिम्युलेट कर देगा। और ये जो फीटस के मेम्ब्रेन हैं यानी कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, यहां से रिलीज शुरू हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी प्रमोट करते हैं मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस, और ये जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हुए ये इनिशियली स्लो होते हैं, और ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस जो शुरुआत में प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हुए वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने में और ऑक्सीटोसिन के रिलीज में मदद करते हैं। ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज हुआ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज कर जाएंगे एंड दैट कॉजेज रिलीज ऑफ बेबी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पूछा गया था इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शंस वर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, वी कैन सी इट इज इंपॉर्टेंट। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, डेफिनेटली दैट्स नॉट द कंपोनेंट विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोलैक्टिन है मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, यानी जो फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट में मिल्क के सिंथेसिस को प्रमोट कराएगा। इसका पार्चुरेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता। अदर टू ऑप्शंस, दोनों ही ऑप्शंस में, एक में है एस्ट्रोजन या एंड प्रोजेस्टेरॉन के रेशियो में इंक्रीज, दैट वी कैन सी इट इज देयर, एंड लास्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दैट वी कैन सी इट इज देयर। सो आवर आंसर इज गोना बी बी, दैट इज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्ट यानी गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर फीमेल्स हु, यानी गिफ्ट या गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कौन सी फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड होता है। ऑप्शन 1 जिनमें ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, यानी जो कि फीमेल गेमीट को प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल होती हैं। बी हु कैन नॉट रिटेन फीटस इन यूट्रस, यानी जिनमें रिपीटेड मिसकैरेज या अबॉर्शन की टेंडेंसी होती है। तीसरा who cannot provide suitable environment for fertilization, यानी जिनमें फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाती, या जिनकी सर्वाइकल कैनाल यानी यूट्रस का जो माउथ है या उसकी जो कैनाल है वो इतनी नैरो होती है कि उसे स्पर्म्स पास ही नहीं कर पाते। गिफ्ट या गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का एक पार्ट है। ये वो टेक्निक्स हैं जो कि इनफर्टाइल कपल्स के लिए यूजफुल होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज इनफर्टाइल कपल्स हैं कौन से? वो कपल जो कि 2 साल से कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन में है, यानी जिनमें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को 2 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पाते तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे कपल्स को मदद करने के लिए कई टेक्निक्स यूज में आती हैं। इन टेक्निक्स को हम कहते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ART कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला टाइप वो है जो कि लैब कंडीशंस में काम करता है, यानी इन विट्रो टेक्निक्स, एंड सेकेंड वन इज जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर काम करती हैं। ऐसी टेक्निक्स इन्हें हम कहते हैं इन वाइवो टेक्निक्स। इन विट्रो टेक्निक्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहली इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF यानी इन विट्रो
फर्टिलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जहां पर हस्बैंड, यानी अगर हस्बैंड केपेबल है स्पर्म प्रोडक्शन के, तो यानी उसमें अगर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक है, इन दैट केस फ्रॉम हस्बैंड, एंड इफ इट द केस इज नॉट सो, इन दैट केस डोनर से स्पर्म, और वाइफ अगर वो केपेबल है ओवम प्रोडक्शन के, और अगर वाइफ में ऐसा नहीं है तो इन दैट केस फीमेल डोनर से ओवम को रिसीव किया जाता है, एंड लैब में साइमुलेटेड एनवायरनमेंट में, यानी नेचुरल कंडीशंस जैसी ही कंडीशन में इनको फर्टिलाइज किया जाता है और इनसे बनाया जाता है zygote. So that is the first step. It is followed by second step, इसे हम बोलते हैं ET या एम्ब्रियो ट्रांसफर, जहां पर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है इन फीमेल बॉडी। अगर zygote या अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक अगर एम्ब्रियो है और उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसे ट्रांसफर हम कराते हैं इनसाइड फेलोपियन ट्यूब। इसे नाम दिया गया जिफ्ट, यानी ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। और यहाँ पे ट्रांसफर किस चीज का किया गया? ईदर इट्स गोना बी ज़ाइगोट या एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। वहीं अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पर है एम्ब्रियो, तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ना ट्रांसफर करके यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। इसे हम कहते हैं IUT, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहां ट्रांसफर किया जाता है मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज एम्ब्रियो को। So that was about the first process. Second technique is known as ICSI, यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पर फीमेल या डोनर से रिसीव किए गए ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को, ताकि वो इजीली और ज़्यादा इफेक्टिवली फर्टिलाइज हो सके एंड प्रोसेस को इजी किया जा सके। इस प्रोसेस में भी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि लैब कंडीशंस में ज़ाइगोट को क्रिएट किया गया। नेक्स्ट इज इन वाइवो, दैट मीन्स इन वायबल या लिविंग कंडीशंस। यहाँ पर फीमेल बॉडी में ये प्रोसेस पूरी की जाएगी। इसके अंदर भी 2 टेक्निक्स आती हैं, दैट मीन्स आवर थर्ड टेक्निक, इट इज कॉल्ड गिफ्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन आया है। गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी जिसमें गेमीट को ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब में। अब गेमीट की जरूरत तो केवल उन्हें जो गेमीट बना नहीं सकते, यानी वो फीमेल्स जिनमें गेमीट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सो यानी ये वो फीमेल्स हैं जिनमें ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पर ये सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फीटस, एंड इनफैक्ट इनमें फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है। तो ऐसी फीमेल्स में डोनर से लिए गए एग को फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ऐसी फीमेल, ऐसे कपल को बोला जाएगा नेचुरल कोइटस के लिए या नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन को बॉडी के अंदर ही कराया जा सके। कई बार मेल में भी स्पर्म काउंट लो हो सकता है, या कई बार सेक्सुअल कोइटस कैन बी डिफिकल्ट। इन दैट केस ऐसे कपल्स को एडवाइस किया जाता है आर्टिफिशियल
इंसेमिनेशन, यानी AI। AI उन कपल्स के लिए है जहां पर मेल को ओलिगोस्पर्मिया है, यानी स्पर्म काउंट लो है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, यानी जिसकी वजह से सेक्सुअल कॉइटस नहीं हो पा रहा। AI भी दो टाइप का हो सकता है। अगर हस्बैंड या डोनर से लिए गए सीमन को ट्रांसफर किया गया इनटू जनरली इसको ट्रांसफर किया गया इनटू सर्वाइकल कैनाल, सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI। पर अगर इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो तो इसे डायरेक्टली यूट्रस में पहुंचाया जाता है, तब इसे कहा गया IUI, यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को और भी इम्प्रूव कर देता है। ये प्रोसेस मदद कर रही है इनफर्टाइल कपल्स की। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पूछा गया था कि गिफ्ट कौन सी फीमेल्स के लिए एडवाइजेबल है। सो इट इज एडवाइजेबल फॉर फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, यानी जो कि गैमीट नहीं बना पाती पर फीटस को रिटेन भी कर सकती हैं, उसे सूटेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराएंगी और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अदरवाइज नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जहाँ पर क्वेश्चन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से आया था। यहाँ पूछा गया था कि कॉपर आयंस को रिलीज करने वाले इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या IUDs किस तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वॉज दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को सूटेबल कंडीशन में रहने नहीं देंगे। B, कॉपर आयंस इंक्रीज कर देंगे स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को, यानी स्पर्म्स के एनगल्फमेंट को, उन स्पर्म्स को खाने वाले या उनका फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स को ये बढ़ा देंगी। तीसरा, क्या कॉपर आयन सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, या ये ओव्यूलेशन को ही नहीं होने देते। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम कंप्लीट IUDs को भी समझने की कोशिश करेंगे। IUDs जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी वो डिवाइस जो कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं थ्रू दी विजाइना बाय स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस, नर्सेज या डॉक्टर्स। IUDs या intrauterine device can be of 3 types. They can be non-medicated, यानी वो डिवाइस जिनमें कोई मेडिसिन या किसी आयंस को रिलीज करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, जैसे कि लिपेज लूप। दूसरे IUDs वो हैं जो कि कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे। सो दीज आर कॉपर आयन रिलीजिंग IUDs, जैसे कॉपर 7, कॉपर T एंड मल्टीलोड 375, राइट। इसी तरीके से तीसरा IUD वो है जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे। सो दीज आर हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जैसे प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20, यानी लेवेनोग्रेस्टल 20, राइट। जो नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं ये एक्ट करती हैं लाइक अ फॉरेन बॉडी। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इज वेरी स्मार्ट। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी में एंटर करेगी तो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड किलर सेल्स तुरंत वहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस हैं, ये यूट्रस में इंक्रीज हो जाएंगे और इसकी वजह से स्पर्म्स, जो अगेन एक फॉरेन बॉडी है, जैसे ही वो एंटर होंगे तो इसकी वजह से स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस बढ़ जाएगा। सो इट इंक्रीजेस
sperm phagocytosis, right? नेक्स्ट वन इज कॉपर आयन रिलीजिंग आयोडीज, यानी वो आयोडीज जिनसे कॉपर आयंस कंटिन्यूसली रिलीज हो रहे हैं। ये जो कॉपर आयंस हैं ये दो काम करेंगे। सबसे पहला, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे या उन्हें डिक्रीज कर देंगे, साथ ही स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी ये सप्रेस करेंगे। वहीं पर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज बेसिकली एक हार्मोन सोर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं ये ओवेरियन हार्मोन्स, ओवरी से निकलने वाले हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन के एनालॉग्स हैं, यानी उन्हीं का केमिकल फॉर्म है। जैसे ही इन हार्मोन्स का ब्लड में अमाउंट इंक्रीज होगा, बॉडी को लगता है एक फेक सेंस डेवलप होता है ल्यूटियल फेज जैसा, जिसकी वजह से बॉडी डिफरेंटली एक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये ल्यूटियल फेज जैसी कंडीशन को डेवलप करेंगे, यानी ओव्यूलेशन को होने नहीं देंगे। साथ ही साथ ये सर्वाइकल हॉस्टिलिटी कॉज करेंगे, यानी सर्विक्स में म्यूकस को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से सर्विक्स जो है अब स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल हो जाएगा, यानी स्पर्म्स की एंट्री को इनहिबिट कर देगा। साथ ही साथ क्योंकि ल्यूटियल फेज जैसी कंडीशन आ गई है, ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं और ल्यूटियल फेज जैसी कंडीशन आ गई, तो जो एंडोमेट्रियम है यानी यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, अब वो इम्प्लांटेशन के लिए केपेबल नहीं रहेगी, यानी ये यूट्रस को भी इनकेपेबल बना देगा फॉर implantation. So now we know the functions of like how all the IUDs are acting. तो इस explanation से हम easily answer कर सकते हैं इस question को। पूछा गया था question about कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है? कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करने में मदद करेंगे। सो आवर आंसर इज गोना बी सी, दैट इज सप्रेशन ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर क्वेश्चन आया था ब्लास्टोसिस्ट से, जो कि एक एम्ब्रियोनल स्टेज है। पूछा गया था कि क्या ब्लास्टोसिस्ट बना देता है प्लेसेंटा को इम्प्लांटेशन से पहले ही, यानी एंडोमेट्रियम में जब वो अटैच हुआ उससे पहले ही क्या वो प्लेसेंटा बना देगा? सेकेंड ऑप्शन वॉज इट गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर 3 days फ्रॉम ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन के 3 दिन बाद ही इम्प्लांट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वॉज इट गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ब्लास्टोसिस्ट के स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। पूछा गया था कि क्या ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की मदद से यूट्रस की अंदर वाली लेयर यानी एंडोमेट्रियम में अटैच करेगा, या लास्ट ऑप्शन वॉज इट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोमेट्रियल सिक्रीशन, यानी एंडोमेट्रियम या यूट्रस के अंदर वाली लेयर से ये न्यूट्रिशन लेगा पर केवल इम्प्लांटेशन के बाद में। इस चीज़ को समझने के लिए हमें पूरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जहाँ पर एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र हो रहा है और अटैचमेंट या इम्प्लांटेशन हो रहा है उस पूरी प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। वी टेक यूट्रस एंड दिस इज फेलोपियन ट्यूब। ओवरी से रिलीज होने वाला ओवम या फीमेल गैमीट जो है वो रिलीज कर दिया जाता है हमारी बॉडी की कैविटी यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। यहाँ से इस ओवम को पिक करेंगी फेलोपियन ट्यूब्स की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रे। दिस ओवम, दो ये सिर्फ एक पिक्चर डिपिक्शन है यानी डायग्राम से हम इसको सिर्फ डिपिक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला और इस्थमस। ये जो पतला पार्ट है दिस इज इस्थमस एंड दिस सोलन पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला। तो फर्टिलाइजेशन कहीं यहाँ पर होता है, दैट इज नोन एज एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। बट क्योंकि डायग्राम में इसे उस तरीके से समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन दैट केस मुझे इस पार्ट को बहुत एनलार्ज करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको डायग्रामेटिकली सिर्फ डिपिक्ट कर रही हूँ। सो दिस ओवम वंस इट रीचेज हियर, ओवम के ऊपर जोना पेल्यूसिडा नाम की एक लेयर है, राइट? तो जैसे यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, देयर आर मेनी स्पर्म्स जो कि
मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस ओवम, पर ये फर्टिलाइज होगा केवल एक ही स्पर्म से, और 24 घंटे में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जाइगोट, जिसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट है। अब इसमें शुरू होता है एक स्पेशल टाइप का डिवीजन जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। पहले दिन पर ये पहुंच जाएगा 2 सेल स्टेज में। साइज में कोई इंक्रीज नहीं, पर सेल्स के डिवीजन की वजह से सेल का काउंट इंक्रीज करता जाएगा। इट रीचेस टू 2 सेल स्टेज एंड द डे इज फर्स्ट। सेकेंड डे तक ये पहुंच जाता है इन 4 सेल स्टेज। बाय थर्ड डे 4 से होगा 8 एंड बाय 4th डे ये एंटर कर जाता है यूटेराइन कैविटी के अंदर, और अब सेल्स का काउंट हो चुका होता है 16, राइट। सो 2 सेल था सेकेंड डे पर, 3 सेल वाज ऑन सेकेंड डे, 8 सेल स्टेज वाज ऑन थर्ड डे, एंड बाय 4th डे ये पहुंच गया है इन 16 सेल स्टेज। ये जो 8 एंड 16 सेल स्टेज है, इन दोनों को नाम दिया जाता है मोरुला। ये नाम आया फ्रॉम मलबरी या शहतूत, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेल्स हैं, जो जाइगोट के डिवीजन से जो सेल्स बने या जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो अरेंज होते हैं जैसे शहतूत में दानों का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ये भी एक सॉलिड बॉल होती है जिसमें 8 या 16 सेल्स हो सकते हैं, और इसके ऊपर भी जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट होता है, राइट। सो बाय 4th डे ये पहुंच चुका है इनटू यूटेराइन कैविटी। ये है यूटेराइन कैविटी की सबसे अंदर वाली लेयर जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बाय 5th डे इसमें और चेंजेस आएंगे, डिवीजन या क्लीवेज कंटिन्यू करेगा, और जो मोरुला है अब कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर्स या जो क्लीवेज से बने हुए जो सेल्स हैं, उनमें से कुछ सेल्स अरेंज कर जाते हैं बाहर की ओर, पेरिफेरी पर पहुंच जाएंगे। इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और रिमेनिंग ब्लास्टोमियर्स अंदर अरेंज कर जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये इनर सेल मास वो है जो आगे चल करके फीटस के ऑर्गन्स को जनरेट कराएगा। वहीं पर ट्रोफोब्लास्ट बनाता है अटैचमेंट के लिए प्लेसेंटा को, राइट। अभी तक बाय 5th डे जब ये ब्लास्टोसिस्ट बना, इसे ब्लास्टुला भी कहते हैं अदर एनिमल्स में, ह्यूमन में इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा गया क्योंकि यहाँ पर एक कैविटी है, एक ब्लास्टोसील प्रेजेंट है। सो द ब्लास्टुला विद कैविटी इट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। तो ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट, और इसके फॉर्मेशन का डे है 5th। नाउ बाय 6th डे जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके ऊपर प्रेजेंट जोना पेल्यूसिडा जो है वो धीरे धीरे हट जाएगा। सो जोना पेल्यूसिडा धीरे धीरे हट गया, और 7th डे तक ये जोना पेल्यूसिडा पूरे तरीके से हट चुका होता है। ट्रोफोब्लास्ट आ जाएंगे इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस लेयर या एंडोमेट्रियम, और उसके चिपचिपे होने की वजह से, स्टिकी नेचर की वजह से वो अटैच कर जाएगा एंडोमेट्रियम में, एंड अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम के अंदर ये एम्बेड हो जाएगा, उसके अंदर ये धंस जाएगा। सो नाउ इट इज इनसाइड दिस एंडोमेट्रियम। सो दिस वाज 6th डे
और ये है 7th डे का इवेंट, यानी 7वें दिन तक ये एम्बेड हो चुका है, ये अंदर पहुंच चुका है एंडोमेट्रियम में, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया इम्प्लांटेशन। ग्रोथ की इस पूरी प्रोसेस में जहां पर मोरुला से ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी ये एंडोमेट्रियम से सिक्रीशंस को, उसकी जो नरिशमेंट है उसे सीक कर रहा था, जिसकी वजह से मोरुला से ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुआ। और इसी वजह से जब ये नरिशमेंट सीक कर रहा था तो उसी की वजह से जब ये ग्रोथ करेगा तो जोना पेल्यूसिडा डिसइंटीग्रेट करेगा, ये टूट जाएगा। यानी नरिशमेंट ये पहले भी ले रहा था जिसकी वजह से ग्रोथ पॉसिबल हुई और जोना पेल्यूसिडा हट पाया। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। पूछा गया था ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, बोला गया कि क्या ये इम्प्लांटेशन से पहले ही प्लेसेंटा बना लेता है, तो नॉट एट ऑल। ये इम्प्लांट होने के बाद में यहाँ पर विलाई क्रिएट करता है जो कि एक तरफ से पकड़े हुए होती है ब्लास्टोसिस्ट को और इसका दूसरा सिरा एंडोमेट्रियम में धंसा हुआ है, जिसकी मदद से ये ब्लास्टोसिस्ट होल्ड होगा इन एंडोमेट्रियम, और ये जो कोरियोनिक विलाई है यही आगे चल करके प्लेसेंटा को बनाने में मदद करेगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इट गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस बाय 3rd डे, नॉट एट ऑल, इट इज इम्प्लांटेड ऑन बाय 7th डे। Third option was it gets implanted in endometrium by trophoblast cells. So yes, it is implanted by trophoblast cells, क्योंकि trophoblast cells वो हैं जो कि आगे चल के बनाते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक एंड एमनियन, और यही कोरियोनिक विलाई या कोरियन आगे चल के बनाएगा प्लेसेंटा को। वहीं इनर सेल मास डेवलप कराता है पूरे फीटस को, यानी बेसिकली ये जो इनर सेल मास है इन्हें हम स्टेम सेल भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिन इस इनर सेल मास से ही हुआ। सो दैट शुड बी द आंसर, पर फिर भी हम 4th ऑप्शन को कंसीडर कर लेते हैं। इट गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोमेट्रियल सिक्रीशन, यस इट डज, बट ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन। नो, इट टेक्स नरिशमेंट इवन बिफोर दिस, और इसी नरिशमेंट को सीक करने की वजह से ही इसमें ग्रोथ होती है एम्ब्रियो में, और इसी की वजह से जोना पेल्यूसिडा डिसइंटीग्रेट होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टिकी नेचर का हो जाता है और ये आसानी से इम्प्लांट हो पाता है। तो आवर आंसर इज गोना बी दी 3rd one।